सोच रहा हूँ बड़े दिन से कि पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, और जिस चीज़ के बारे में हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में बात कम होती है। मसलन उनमें से एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ यहाँ पर उनका क्या मसाइल हैं, हम उनको एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में एक पॉलिसी, एक पेन, एक साइन की मार हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाती। उन लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसको बात नहीं करता सर। ब्लूमबर्ग की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान जो है इसके अंदर जो है 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो $500 मिलियन की लगभग इन्वेस्टमेंट कर रही हैं नई मशीनरी के अंदर, जिसके तहत फोकस ये है कि अद्वियात की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाई जाए, और उसके लिए जो यूरोपियन आपके कुछ जगहें हैं, पर्शियन गल्फ के एरियाज़ जो हैं वहाँ पर हमारी दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो सकती हैं। वैसे ये एक्सपोर्ट की अगर आप सिर्फ बात करें तो पाकिस्तान एक बेहतर परफॉर्मिंग मुल्क है और हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर एक बेहतर परफॉर्मिंग इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स। इस सारी चीज़ को आप और मैं तो नहीं मान सकते या कुछ कर सकते, इसलिए जो हमने आज शो पे दावत दी, बुलाया, खालिद मिर्ज़ा साहब को बुलाया। पहले भी शो पे आ चुके हैं और हमें हमेशा आगाह करते हैं बेहतरीन कि आजकल क्या हो रहा है। साबिक चेयरमैन है PPMA के, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आने का। तो सर सबसे पहले तो हम सीधा आ जाते हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है उसके ऊपर कि $500 मिलियन जो है एक ठीक ठाक रकम है जो कि इन्वेस्ट होने को जा रही है। ज़ाहिर है एक कंपनी नहीं कर रही, जैसे मैंने कहा 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनियाँ ये कर रही हैं। तो आपके ख्याल में ये सब कुछ जो किया जा रहा है, क्या इसके बाद भी, जैसे अली ने शुरू में कहा कि यहाँ पे एक सुस्ती है, रुकावटें हैं, यहाँ पे इस इंडस्ट्री के ऊपर जो फोकस है बड़ा कम है। लास्ट दफ़ा जब आप आए थे तो हमने डिस्कशन की थी प्राइस चेंजेस के ऊपर, वो पता नहीं कितनी देर लग गई आपकी इंडस्ट्री को कुछ दवाइयों की दवाई चेंज कराने में। तो ये तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी अंडरटेकिंग है। तो आपके ख्याल में ये करना आसान होगा, नंबर 1, और नंबर 2 ये करके आया फ़ायदा भी है या नहीं? जी, सबसे पहले जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्वाइटिंग ऑन द शो। देखें, इसमें फ़ायदा तो ज़रूर है, बट किसी भी इंडस्ट्रियल, जब हम इनिशिएटिव की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें लॉन्ग टर्म सोचना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा के, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं सोचा जाता। सोचा जाता है जी आज ये करें तो कल उसका रिज़ल्ट आ जाए। ये अब कोई सड़क नहीं है जो ओवरनाइट खुर्श दी जाए और उस पर कार्पेटिंग कर दी जाए और ये रेडी होगी जी चलें जी इसकी ओपनिंग कर लें। दिस टेक्स टाइम। दुनिया ने इसमें जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, चाहे वो इस इंडस्ट्री में हो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, वो टेक्स टाइम। नंबर 2, जब आप इस बड़े लेवल पे काम करने जा रहे हो तो पाकिस्तान के लिए, जिस तरह आपने कहा, ये बड़ी रकम है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें एक चीज़ नहीं 4-5 चीज़ें का तसलसल बरकरार रखना और पॉलिसीज़ को स्ट्रीमलाइन करके चलाना बहुत ज़रूरी है। पहले जब हम आपके शो में आते रहे तो बात प्राइसिंग की, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी उठाई और दुनिया के मुताबिक जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स है उसको प्राइस कंट्रोल से हटा के मार्केट पे छोड़ दिया, जो पूरी दुनिया में होता है। और एसेंशियल ड्रग्स जो हैं WHO की लिस्ट के मुताबिक जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उन पर प्राइस कंट्रोल मेंटेन रखा। पाकिस्तान में मसले क्यों इस इंडस्ट्री में रहे हैं और आगे क्यों नहीं रहने के चांसेस हैं? चांसेस मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी बहुत है, कुछ पता नहीं आज क्या सोच रही है गवर्नमेंट और कल क्या सोचेगी। सबसे पहला उसमें था कि 2012 में हमारी ड्रैब बनी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो वो ऑन पेपर एक इंडिपेंडेंट अदारा था, बट प्रैक्टिकली इट वाज जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर लोग बैठे थे और वो डिपार्टमेंट के तौर पे चल रहा था। दुनिया में ऐसे काम नहीं हुआ। उसको काफ़ी साल लगे अपनी जगह पहुँचते पहुँचते, और अब वो एक मौसर अदारे के तौर पर सामने आ चुकी है ड्रैब जो है। नंबर 2, 2018 में प्राइसिंग पॉलिसी बनी, उसमें वही मसले आए कि इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं थी। जिस गवर्नमेंट का दिल किया, जिस लेवल पे दिल किया, उन्होंने बंद कर दी, इम्प्लीमेंट की नहीं की, फिर कोर्टों में जाओ, ये करो वो करो, 10 किस्म की मुसीबतें। तो फाइनली आके ये डीरेगुलेशन की तरफ गए जो दुनिया में हो रहा है। तीसरा उसमें था ड्रग एक्ट जो हमारा 1976 का है, उसमें बहुत कवायतें हैं, उसमें गाइडलाइंस अब आ गई हैं। एक्ट अमेंड नहीं हुआ, गाइडलाइंस एक पॉलिसी बोर्ड ऑफ ड्रैफ्ट ने इशू कर दी हैं एटलीस्ट, कि छोटी छोटी मामूली चीज़ों पर बिला वजह जेल, और जो दुनिया में कहीं नहीं होती हैं। अगर आपका एक फॉर एग्जाम्पल ये पानी है, इसका pH 7 होना चाहिए, तो ये 7.5 भी होगा तो किसी को पता भी नहीं लगना, ना उसका कोई क्वालिटी इफेक्ट है ना कोई हेल्थ डिफेक्ट है उसमें। तो इस तरह की माइनर चीज़ों पे आप थोड़ी जेल डाल देते हैं, वार्निंग्स इशू करते हैं, कहते हैं कि अपने सिस्टम को आप रोबस्ट बनाएं कि ये चीज़ें भी ना हों, पैरामीटर्स पूरे हों, बट इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ये पैरामीटर्स रखे जाते हैं इस वजह से कि खुदा ना ख्वास्ता दवाई अगर धूप में पड़ी रह जाती है या दवाई अगर अपनी एक्सपायरी के करीब पहुँचती है तो उसमें कोई ऊपर नीचे ना हो। खुदा ना ख्वास्ता दवाई अगर एक्सपायर भी हो जाती है तो दवाई पे इतनी रिसर्च और स्टेबिलिटी उसकी होती है कि आप उसको 6 महीने बाद भी टेस्ट करेंगे बिल्कुल ठीक होगी। वो एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म आप 2 या 3 साल की एक्सपायरी डालते हैं, वो तो 4-5 साल दवाई को कुछ नहीं होता। ये तो नहीं है कि दवाई पे लिखा हुआ है जून 26 को एक्सपायर होनी है तो 30 जून को कोई
कोई जादू होगा और दवाई ख़राब हो जाएगी, ऐसे तो नहीं होता। एक दिन के फ़र्क से तो उसमें कोई बटन तो नहीं लगा हुआ है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और तबाही हो जाएगी। सो ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है कि पॉलिसीज़ का तसलसल रहे, और पॉलिसीज़ काफ़ी किस्म की हैं जिनको देखना ज़रूरी है। अच्छा, हमने ये देखा कि नॉन एसेंशियल्स पर जो कैप थी प्राइस के ऊपर, वो जैसे ही हटाई गई और उसके ना हटाने से हमने देखा कि बहुत सारी जो मल्टीनेशनल्स थी वो पाकिस्तान से जा रही थी और चली गई। अब जब हमने देखा कि वो जैसे ही हटा तो पिछले 2 साल में अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। शायद पिछले साल में 19% और इस साल में 34%। ये एक बहुत ही अच्छा इंदिया इशारिया है, जिसके बाद फार्मास्यूटिकल्स ने ये फैसला किया कि हम अपनी जेब से $500 मिलियन इन्वेस्ट कर देंगे। अब अगर खुदा ना खास्ता ये पॉलिसी रिविजिट रिवाइज हो जाती है तो ये जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनके साथ क्या बनेगा और पाकिस्तान का क्या होगा? जो आपने बात की ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट की, फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट की, वो बिल्कुल 34% से ज़्यादा एक साल में ग्रो हुई है, और ये जेन्युइन ग्रोथ है इन द सेंस कि डॉलर तो हमारा स्टेबल रहा है, इसमें डॉलर का इन्फ्लेशन 4.5% स्टेबल रही है। तो ये एक्चुअली क्वांटिटी वाइज ग्रोथ है, ये सिर्फ ये नहीं है कि जी दवाई की कीमत बढ़ गई है उस वजह से एक्सपोर्ट बढ़ गई है, ये क्वांटिटी वाइज ग्रोथ है। इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा है ना इस इंडस्ट्री में जो बाकी इंडस्ट्रीज़ में नहीं है, जब आप कोई दवाई एक्सपोर्ट करते हैं तो अपने ब्रांड की करते हैं, आप किसी के लिए वो दवाई बना नहीं रहे होते। अगर ABC नाम से कोई दवाई बन रही है पाकिस्तान में किसी XYZ मैन्युफैक्चरर की, तो उसी ABC नाम से मेड इन पाकिस्तान ही जानी है बाहर भी। वो ये नहीं होगा कि वो इंग्लैंड की किसी कंपनी के लिए पाकिस्तान में दवाई बना रहा है और उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह कपड़ों का एक ब्रांड है, तो आप ब्रांड के लिए कपड़े बनाते हैं, चाहे मेड इन पाकिस्तान होगा, बिकेगा ब्रांड उस कंपनी का जिसके लिए आप बना रहे होंगे, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हो चाहे यूरोपियन हो। इसमें दवाई जानी है आपकी अपनी ब्रांड की और बिकनी भी आपकी अपनी ब्रांड की। नंबर 2 इसमें बेनिफिट क्या होता है इसी चीज़ का, ब्रांड का। ज़्यादातर अद्वियात वो हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की होती हैं, जो क्रॉनिक पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं। कोई डायबिटीज़ का शिकार है, शुगर का, कोई कोलेस्ट्रॉल का शिकार है, कोई हार्ट पेशेंट है, तो उसने जो दवाई इस्तेमाल करनी है आज नहीं करनी है, उसने काफ़ी सालों के लिए करनी है। जब एक ब्रांड पे उसका ट्रस्ट फैक्टर बिल्ट होगा तो वो अगले 10 साल वो ब्रांड खाएगा। फिर वही कंपनी अगर कोई दूसरी दवाई लेके जाएगी ब्रांड अपना, तो उस पर एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाता है। तो इसके ये 2 दूररस फ़ायदे भी हैं एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये एक्सपोर्ट वो नहीं है जो 1 साल होगी कि टेक्सटाइल में या लेदर में आपने एक्सपोर्ट कर दिया, प्राइस कंपैरेटिव थे, दूसरी दुनिया में कोई टैरिफ लग गई और आपने कर ली। ये एक लॉन्गर टर्म नंबर 2 चीज़ें ये होंगी। तीसरा जो आपने बात की कि तसलसल अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए मल्टीनेशनल चली गई, जो आपने बात की, मल्टीनेशनल्स मेरी नाकिस राय में जब भी किसी मुल्क में आती हैं बहुत सोच के आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं बहुत ज़्यादा और काफ़ी लॉन्ग टर्म 30-40 साल का सोच के आती हैं, और जब जाती हैं तो दोबारा सेम चीज़ करके जाती हैं। लीगल सारे पहलू देख के वो चीज़ें जब बंद करके जाती हैं तो ये सोच के नहीं जाती हैं हमने एक दिन बाद वापस आ जाना, फिर वो लॉन्ग टर्म चली जाती हैं। खुदा ना ख्वास्ता पॉलिसीज़ का तसलसल ना रहा, खुदा ना ख्वास्ता हमने दोबारा आप कह लें कोई अपने फ़िलासफ़र बिठा के सोचा कि अब क्या करना है, हमने ये तो मज़ा नहीं आ रहा अभी जो कुछ हो रहा है, तो फिर लोकल इंडस्ट्री भी वही रूट अख्तियार करेगी कि दूसरे बिज़नेस में चले जाएंगे लोग, या कहेंगे यार अब कितनी दफ़ा एक ही जगह डसे जाएं बार बार, अभी अच्छा काम हो रहा है 2 साल से, अल्लाह करे ये अगले 5-6 साल रहे। और इस वक्त सपोर्ट है, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री ले लें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ले लें, ड्रैप ले लें, PM ऑफिस ले लें, प्रोविंशियल इदारे ले लें, सपोर्ट मौजूद है, बट वो सपोर्ट बड़ी मेहनत से हासिल की गई है और एविडेंस बेस हासिल की गई है। ये हवा में बातें नहीं की गई, प्रूफ सारों के सामने है, चाहे वो दवाइयों की फरहमी हो, चाहे वो दवाइयों की स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस हो आप लोकल मार्केट में, चाहे वो एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो, चाहे एक और मैं आपको चीज़ ऐड जी करना चाहूँगा, बल्कि क्योंकि आपने भी शुरू में बात की एक्सपोर्ट की, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट अगर आपने करनी है अच्छी मार्केट्स में तो आपने वैलिडेशन हासिल करनी है, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हो, पिक्स की हो, FDA हो, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी हो, जो भी ये इदारे हैं दुनिया के जिनको माना जाता है कि ये दुनिया में लीड करते हैं इस चीज़ को। पाकिस्तान में 2018 से पहले सिर्फ 2 कंपनियां पूरे पाकिस्तान में WHO या इस लेवल की अप्रूव थी, इस वक्त 8 हो चुकी हुई हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 2030 तक हम कम से कम ये 15 से 20 पे जा चुके होंगे। ये सारा इसी तसलसल का और इन्वेस्टमेंट का और एक एफर्ट की वजह है। जिस दिन ये डाइवर्जन हुई दोबारा, जो कि आमतौर पर पाकिस्तान में रोज़ ही डर रहता है होने का, तो फिर आई थिंक ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा इस इंडस्ट्री का। अच्छा, आपने जो जिक्र किया उन कंपनीज़ का जो मल्टीनेशनल्स यहाँ से अब चली गई हैं, अब जब वो गई यहाँ से तो जाहिर है जो प्रोडक्ट्स ब्रांड्स वो बना रहे थे उनका एक गैप क्रिएट हुआ। अब जाहिर है लोकल मार्केट ने पार्शली या फुली उस गैप को कवर किया होगा, ना सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि जी सब लोगों को दवाइयाँ चाहिए, बट इट मेक्स गुड बिजनेस सेंस कि जी मार्केट क्रिएटेड है वो हम ले लेते हैं। लेकिन इसका एक मसला भी है जो आप पहले बता रहे थे, वो एक तो वो मसला बताएं कि लॉन्ग टर्म में कैसे ये नुकसानदेह है इन लोगों को जाना, और दूसरा लोकल इंडस्ट्री को जो फ़ायदा हुआ है वो भी वक्ती है, या फिर ये अब दवाइयाँ जो है ये कंपनीज जो है बनाती रहेंगी। देखिए कुछ कंपनीज तो यूँ करती हैं कि जाते जाते अपना पोर्टफोलियो बेच जाती हैं। वो कहती हैं जी कि लोकल पार्टनर लेती हैं और कहते हैं ये ब्रांड हम तुम्हें दे रहे हैं कि पाकिस्तान मार्केट के लिए तुम ये ब्रांड बनाते रहो। तो वो जो पुरानी अद्वियात जो पहले की रजिस्टर्ड होती हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो तो बनती रहती हैं,
मसला होता है कुछ अद्वियात वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में भी वो टेक्नोलॉजी लेके नहीं आए तो जो उन नई अद्वियात के लिए ज़रूरत होती है, तो प्रोसेसिंग प्लांट में अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, कुछ टेक्निकल महारत नहीं होती, तो जो नुकसान एक शॉर्ट टर्म फ़ायदा ज़रूर है, मार्केट गैप कवर हो जाएगा, पेशेंट को उन अद्वियात की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लोकल मार्केट उसको पूरा करती रहेगी, लोकल मैन्युफैक्चरर पूरा करते रहेंगे। मसला आएगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। उसका एक एग्जांपल हमारे पास कोविड की सूरत में मौजूद है। कोविड के दौरान एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल अमेरिकन कंपनी फाइज़र, वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी। फाइज़र की वैक्सीन दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी मानी गई थी इवेंचुअली, तो वो पाकिस्तान में क्यों आई थी? वो नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड वैक्सीन थी। पाकिस्तान में क्यों आई थी कि वो कंपनी यहाँ पर खुद एग्जिस्ट करती थी। अब जब फॉर एग्जांपल वो कंपनी यहाँ से चली गई है, तो आप दोबारा अज्यूम करें कि कोविड में हम बैठे हुए हैं और वो कंपनी यहाँ ना होती, तो आप कैसे वो दवाई लेके आते? आपको ओपन मार्केट दुनिया से जाकर कहीं परचेज करनी पड़ती। उस तरह के हालात में जहाँ इमरजेंसी हो, दुनिया में किसके पास फालतू वैक्सीन पड़ी हुई थी? मिल तो जाएगी आपको, 2 साल लेट मिलेगी, तब तक फ़ायदा क्या होगा? जो नुकसान होना होगा हो चुका होगा। तो ये एक एग्जांपल है समझने के लिए कि कल को जो नई टेक्नोलॉजी आनी है, नई अद्वियात आनी है, जिसकी नो हो हमारे पास नहीं है। एक तो है कि आपने मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए प्लांट सेटअप करना है, वो आप मे बी इंटरनेशनल कंसल्टेंट ला के सेट कर भी लें। चलें, आप कहते हैं जी मैं एक कंपनी $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके सेट कर भी लेती है, उसकी टेक्निकल नो हाउ कहाँ से आएगी? वो तो उस कंपनी के पास है, उसकी कॉपीराइट भी हो सकती है, उसकी प्रोप्राइटरी राइट हो सकती है, उसका ट्रेडमार्क होगा, उसका पेटेंट होगा, कई चीज़ें होंगी। वो आप कैसे हासिल करेंगे? तो 15 साल बाद जब बायोटेक की बात हो रही होगी, जब बायोटेक अद्वियात आ रही होंगी, तो हम कहाँ खड़े होंगे? हम दोबारा डिपेंडेंट हो जाएंगे इंपोर्ट के ऊपर। और ये जो सारी इन्वेस्टमेंट हम इस वक्त कर रहे हैं, उस वक्त हमें लगेगा 15-20 साल बाद कि यार हमें तो 15 साल ही फ़ायदा हुआ, लॉन्ग टर्म इससे ज़्यादा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हमारे जो पीछे पॉलिसीज़ थी आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले, उनका नुकसान जो हमें हो गया होगा वो हमें वहाँ जाके हर्ट करेगा। अच्छा, अब जो आपने जिस तरह से कहा कि हमने अगर एक्सपोर्ट करनी है तो हमने सर्टिफिकेशंस लेनी है बहुत सारी, इसी तरह यहाँ पर जब इंडस्ट्री लगेगी तो हमें बहुत सारी मशीनरी की ज़रूरत होगी। तो आपको ये खौफ डर तो नहीं है कि हमारी एलसीज ही नहीं खुलेंगी और वो मशीनरी इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम होगा? देखिए, ऑफिशियली तो कोई डर नहीं है, ऑफिशियली तो सब कुछ ठीक है। तो पाकिस्तान तो वो मुल्क है ना जहाँ आपको पता है फिर वो इससे चलने वाली गाड़ियाँ भी ईजाद हो जाती हैं। ठीक है, तो वो तो सबको ठीक लगता है, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, बट दीज आर रियल चैलेंजेस। इनका कोई, जिस तरह आपने शुरू में कहा ना, ये वो चीज़ नहीं है जिसका आप ओवरनाइट हल निकाल लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये तो एक है, बट देन द गवर्नमेंट नीड्स टू डिसाइड, गवर्नमेंट ऑफ द डे और कह लें गवर्नमेंट के सपोर्टिंग इदारे हैं वो डिसाइड कर लें। SIFC मौजूद है फॉर एग्जांपल, जो देख रही है इन चीज़ों को, एक मल्टी फोरम इदारा है, वो डिसाइड करें कि विच इंडस्ट्री में आप तरक्की वाकई कर सकते हैं। जिस तरह आपने शुरू में कहा, एक साइन ऑफ द पेन से हो सकती है, एक पॉलिसी छोटी सी बनने से हो सकती है, और कुछ में किसमें आप बिला वजह धक्का लगा रहे हैं एक चीज़ को जो कि बैठ चुकी है, बंद हो चुकी हुई है। अब कुछ चीज़ें, कुछ इंडस्ट्री जेनेरिक हो चुकी हुई हैं जो दुनिया का हर मुल्क कर रहा है। अब अगर आप उसी में कम्पीट करेंगे या 200 मुल्क कम्पीट कर रहे हैं, मे बी दैट्स नॉट द राइट वे टू गो, इवन दो आपको लग रहा होगा हम इतने सालों से ये चीज़ कर रहे हैं। आप जर्मनी टाइप मुल्क देखें, एक ज़माने में टेक्सटाइल के किंग होते थे, बंद कर दिया। अमेरिका में स्टील मिलें, ज़्यादा दूर की बात नहीं, 1960-70 में उनका पिट्सबर्ग शहर मशहूर ही स्टील की वजह से था, उनकी अमेरिकन फुटबॉल टीम का नाम ही पिट्सबर्ग स्टीलर्स है उस वजह से। वो उन्होंने स्टील मिल बंद कर दी इवेंचुअली। तो कुछ एक मौका आता है कि आप देखते हो कि कौन सी इंडस्ट्री आपकी क्रिटिकल है, कौन सी नहीं है, क्योंकि आपके चाहे डॉलर हो, चाहे आपकी एक कैपेसिटी हो मुल्क की इंपोर्ट करने की, वो लिमिटेड है। इस इंडस्ट्री ने फॉर एग्जांपल अगर सपोर्ट की है, तो क्या इस इंडस्ट्री को सपोर्ट की ज़रूरत बनती है? मेरिट पे फैसला करें, बनती है। नंबर 1 करेंगे, मशीनरी भी इंपोर्ट होगी, वैलिडेशंस भी होंगी, सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगी। नंबर 2 चीज़ क्या है? नंबर 2 चीज़ ये क्रिटिकल नेचर की इंडस्ट्री है। कोविड क्योंकि एक रिसेंट एग्जांपल है, बच्चे को पता है, बड़ों को भी पता है, एक चीज़ से गुजरे हैं, सारी दुनिया गुजरी है, हम भी गुजरे हैं। उससे पहले भी एग्जांपल है, बट हम कोविड की बात करते हैं। सार्स वायरस आया, उससे पहले कई चीज़ें आई, बट कोविड ऐसे टाइम पे आया था जब सोशल मीडिया, इंटरनेट दुनिया में फैल चुका हुआ था, तो डे टू डे खबरें हर एक को मिलती रहती थी। अब उसमें अगर पाकिस्तान में दवाइयों की शॉर्टेज क्यों नहीं हुई? दुनिया के कई मुल्कों में शॉर्टेज हुई जहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग 3 बफर ऐड कर देती है, लेकिन रिटेल पे तो स्टॉक पड़ा ही होता है। फिर लोकल मैन्युफैक्चरर के डिस्ट्रीब्यूटर पे स्टॉक अलहदा पड़ा होता है, फिर उसके पास अपना फिनिश स्टॉक अलहदा पड़ा होता है, फिर उसके पास रॉ मटेरियल खाम माल अलहदा पड़ा होता है। तो आपके 3 स्टेज ऐड हो गए। अगर आप सिर्फ इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्टेड फिनिश दवाई आनी है, वो रिटेलर पर पड़ी होगी, दैट्स इट। ये बफर तो नहीं है बीच में। उस बफर ने वो 6-8 महीने का गैप, जो ट्रांसपोर्ट लाइन्स बंद होगी, सारा कुछ कर दिया, आपका कवर कर दिया। तो खुदा ना ख्वास्ता 25 करोड़ की मुल्क में अगर दोबारा कोई ऐसी वबा आ जाती है या कोई जंग छिड़ जाती है, सप्लाई लाइन्स बंद हो जाती हैं, तो आपके पास तो बफर ही नहीं होगा। तो ये अब डिसाइड करने की गवर्नमेंट की बात है, या SIFC हो जाए, जो भी इदारे हैं हमारे, वो फैसला करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आर मोर क्रिटिकल, उनको सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट समवन हैज़ टू डू इट। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।